गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपैंडेड थॉट। और आज हम कर रहे हैं एसएम का थर्ड चैप्टर स्ट्रैटेजिक एनालाइज। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है या फिर 2 पार्ट में हो जाएगा, आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। यहाँ हम रिविजन कर रहे हैं तो उसी के पर्पस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी और बताऊंगी, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बट एक चीज़ है कि पूरा चैप्टर कवर होगा, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। दूसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको समझ नहीं आएगा, बिल्कुल ही ऊपर से पढ़ा दिया जाएगा। इतना ज़रूर समझाया जाएगा, जिसने एक बार पढ़ा होगा उसको तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। जो पहली बार पढ़ रहा होगा वो थोड़ा इस वीडियो को 2 से 3 बार देंगे तो समझ आ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अगर टॉपिक आता है कि एलिमेंट्स बताने हैं स्ट्रैटेजिक सिचुएशनल एनालाइज के। देखो, एलिमेंट्स आपको किसके बताने हैं? स्ट्रैटेजिक सिचुएशनल एनालाइज। तो स्ट्रैटेजिक सिचुएशनल होती क्या है? ऐसी स्ट्रैटेजीज जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, उनके एलिमेंट्स क्या है? जब आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आप स्ट्रैटेजीज बना रहे हो सो दैट आप मार्केट में एग्जिस्ट कर सको, मार्केट में एक अच्छे सा एक पोजीशन होल्ड कर सको। तो आप जब मार्केट के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई ये चीज़ें देखकर मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ, अदरवाइज तो स्ट्रैटेजी सही से बनेगी नहीं। तो वो कौन कौन से एलिमेंट है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, अगर हम लोग मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट में हम हैं और चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और जो हमारा बिजनेस के अंदर है, जो हमारे बिजनेस के अंदर वाला इन्वायरमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये दोनों ही इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजीज बना रही हूँ तो स्ट्रैटेजीज बनाते वक्त मुझे इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर सकती है और उस को मैं अपनी स्ट्रैटेजी से कैसे कम कर सकता हूँ या उसको कैसे हम बेटर पोजीशन में ला सकता हूँ। तो यही तो स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो इसीलिए जब हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स शुड बी एनालाइज थ्रोली। कि एनवायरमेंटल फैक्टर चेक करो कि कौन सी चीज़ कैसे अफेक्ट कर रही है, देन अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाओ। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वॉट एनालिसिस। इसके बारे में आगे भी आएगा पूरे चैप्टर में, तो इसको ध्यान से देखना, ये पढ़ा भी होगा आपने। स्वॉट मतलब SWOT। स्वॉट मतलब S मतलब स्ट्रेंथनेस, W मतलब वीकनेस, O मतलब अपॉर्चुनिटी एंड T मतलब थ्रेट्स। जब तक आप ये चारों चीज़ नहीं देखोगे आप अपनी एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि देखो, आप जब स्ट्रैटेजीज बना रहे हो तब आपको पता होना चाहिए कि अच्छा, ये वाला सेक्टर जो है मेरे बिजनेस का, यहाँ पे मैं बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड किए बैठा हूँ, ये मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, तो यहाँ पे मुझे एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आराम से इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पर आप वीक हो, जहाँ आपको पता है कि बेटा यहाँ अगर कुछ हुआ तो पूरा बिजनेस डुबा दूंगा, ठन ठन गोपाल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक बेटर स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी, एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होगी। ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अगर मान लो आपको पता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएगी, इजीली ग्रैब कर लूँगा, तो गो फॉर इट। यहाँ पे पता है कि थ्रेट है, खतरा है मेरे बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो ये चीज़ें कि यहाँ खतरा है, यहाँ स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये सब पता किससे लगा? स्वॉट एनालाइज से। ये किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम हमारी स्ट्रैटेजी बना सकें और अच्छे से उसे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर करना चाहिए, फिर स्वॉट एनालिसिस। द कंपनी मस्ट नो इट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। मैंने जैसा कि बोला कि हम लोग स्ट्रैटेजीज बनाते क्यों हैं, तो मेन ये भी होता है कि हम लोगों को मार्केट में एग्जिस्ट करना होता है। मार्केट में एग्जिस्ट करना मतलब कंपटीशन करना, जो कंपटीशन हो रहा है उसमें एग्जिस्ट करना। तो उसके लिए मुझे कॉम्पिटिटिव सिचुएशन होना चाहिए, जानना होना चाहिए। अब कॉम्पिटिटिव सिचुएशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मान लो आपका बिजनेस है और साथ वाले का भी A और B, ये आप A हो, B भी सेम प्रोडक्ट बेचता है, सेम सब कुछ है। अब दिवाली आ रही थी तो इसने क्या किया, इसने एक बहुत अच्छी सी स्कीम चला दी, एकदम अच्छी सी स्कीम चला दी, तो सारा मार्केट शेयर ये ले गया और आप बैठे रहे। पता ही नहीं लगा कि आपके कॉम्पिटिटर्स ये करने वाले हैं। आपने बेशक कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाई थी, लेकिन आपने कंपटीशन का ध्यान ही नहीं रखा, तो आप मार्केट शेयर खो सकते हो। तो इसीलिए जब आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो तो ये भी ध्यान रखते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो आगे क्या करने वाला है। मेन क्रिएटर्स एंड देयर एक्सपेक्ट्स मूव्स देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्सेट्रा शुड बी रिव्यूड। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन सिचुएशन। इसका मतलब क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो। मतलब कंपनी सोच सकती है कि वो एक चेन सिस्टम चलाए, मतलब होलसेलर, रिटेलर, और उसके बाद आपके पास कस्टमर के पास, या फिर वो डायरेक्ट कस्टमर को भी दे सकती है, या फिर वो डायरेक्ट रिटेलर को देकर कस्टमर को भी दे सकती है, या फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकती है, या फिर वो होम डिलीवरी का कर सकती है। ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये वो चेक करता है कि कौन सा उसको बेटर पोजीशन देगा, कौन सा उसको बेटर एक रिजल्ट देगा, तो उस अकॉर्डिंग वो करता है। द कंपनी शुड फाइंड आउट द best way of distributing its product to the customer, direct versus indirect distribution। ठीक है।
ओके, ये मान लो आपके आपके कॉम्पिटिटर ने मान लो होम डिलीवरी शुरू कर दिया, ऑनलाइन देना शुरू कर दिया, सब कुछ देना शुरू कर दिया, और आप बैठे हो कि भैया जब आप आओगे तभी आपको मिलेगा। तो इस हिसाब में आप अपना शेयर खो सकते हो, आप अपना मतलब वो एक वो होता है ना मार्केट में स्टेबिलिटी, वो आप खो सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोडक्ट सिचुएशन। जब आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं तो आपको ये भी तो देखना होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट की सिचुएशन क्या है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि रेडी टू यूज़ रहता है, बिल्कुल एकदम तैयार है, आप अच्छे से पैक करके देते हो, सारी चीज़ें देते हो, आपका कॉस्ट क्या है और आप एक मिनिमल कॉस्ट में देते हो, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हो, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनाओगे। जब आपको पता है कि आप मिनिमम कॉस्ट में दे रहे हो, आप उसमें मार्जिन नहीं ले रहे हो, तो आप अपना फिक्स्ड कॉस्ट वाली स्ट्रैटेजी बनाओगे कि भाई फिक्स कॉस्ट है, आपको लेना है, फिक्स प्राइस है, आपको लेना है तो लो वरना दफ़ा हो जाओ, वो वाली चीज़ है। लेकिन अगर आपको पता है आपने मार्जिन ही 30% रख रखा है, तब आप वहाँ लिखोगे 10% का डिस्काउंट है, ले लो जी ले लो, क्योंकि वहाँ पे आपने मार्जिन ज़्यादा रखा हुआ है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कि आपने उसकी कॉस्ट क्या रखी हुई है और उस हिसाब से आप उसकी क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो। आपको समझ आया होगा, आई होप। उसके बाद देख लो हमारे ये कंप्लीट हो गए हैं, एनवायरमेंटल, स्वॉट, कॉम्पिटिटिव, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्ट सिचुएशन। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं ये इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ सो दैट आपको ये चीज़ें लर्न भी हो जाएं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये आता है, व्हाट इज़ अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ द सिमिलरिटीज अमंग द कंपनीज इन अ स्ट्रैटेजिक ग्रुप। तो जब आप स्ट्रैटेजिक ग्रुप समझेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये सिमिलरिटी के बारे में क्यों पूछा था। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप का मतलब होता है एक ग्रुप जिसके अंदर कंसिस्ट करती हैं क्या, क्लस्टर ऑफ राइवल फर्म्स विद अ सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच पोजीशन इन द मार्केट। मान लो आपकी जो राइवल फर्म्स हैं और जो प्रोडक्ट लाइन होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तभी तो आप राइवल फर्म्स हो। जैसे कि ये मार्केट है, उस मार्केट के अंदर आपकी 4 से 5 टाइप की आपकी शॉप इंडस्ट्री ले लेते हैं। एक तरीके से मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई पर्टिकुलर कि नहीं ये शॉप तो उस कंपनी से बिलोंग करती तो आपने ऐसे कैसे बोल दिया, नहीं, मैं बस समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक मेडिमिक्स ले लिया, एक लक्स ले लिया, एक लाइफ बॉय ले लिया, एक पेयर्स ले लिया, और बस ये 4 हम लोगों ने ले लिया। ठीक है, तो ये लोग सब बेचते क्या हैं, शॉप बेचते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट लाइन क्या हो गया, सेम हो गया, टेक्निक्स वगैरह क्या होंगी, सेम होंगी, बनाने के तरीके भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगे, सारी चीज़ें। और ये सब का हम लोगों ने एक ग्रुप में रख दिया, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रैटेजिक ग्रुप। सभी टाइप के मतलब जिसमें राइवल फर्म्स हैं, ये आपस में राइवल फर्म्स हैं कि अरे मेडिमिक्स कम बिक रहा है, लक्स ज़्यादा बिक रहा है, तो ये सारी राइवल फर्म्स हैं, सेम सिमिलर कॉम्पिटिटिव अप्रोच रहता है। ठीक है, और एक ही मार्केट में है, एक इंडस्ट्री के हैं, तो ये हो गया स्ट्रैटेजिक ग्रुप। आपको स्ट्रैटेजिक ग्रुप समझ आया। ठीक है, अब इसमें सिमिलरिटीज़ क्या क्या है वो देखो। प्रोडक्ट लाइन देखो, मेडिमिक्स है वो भी शॉप है, लाइफ बॉय है वो भी शॉप है, लक्स है वो भी शॉप है, एंड पेयर्स है वो भी शॉप है। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स भी सबके सेम ही हैं, वही शॉप वाला ही तो काम है सभी का। प्राइस एंड क्वालिटी रेंज सबकी लगभग सेम होती है, डिफरेंट हो सकती है, मतलब लगभग मतलब आसपास ही रहता है, बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चैनल्स लगभग सेम होता है, आपको ऑफलाइन मोड में भी मिल जाएगा, ऑनलाइन मोड में भी मिल जाएगा। टेक्निकल अप्रोचेस भी लगभग सेम ही रहती हैं, क्योंकि इसको बनाने का तरीका भी देखो, सबका फॉर्मूला तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा ना, साबुन बन रहा है सब कुछ, लेकिन बस वही है कि थोड़ा बहुत चेंज आता है, उसी की वजह से प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत चेंज आ जाता है, अदरवाइज तो ऑलमोस्ट प्रोडक्ट भी तो सेम ही है ना। सर्विस एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द बायर्स, कि बायर्स को जो सर्विसेज मिल रही है, बायर्स को शॉप मिल रही है। ठीक है, कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस, ये तो चलो ये वाले का प्रोडक्ट था, कोई भी और भी प्रोडक्ट हो सकता है जिसमें टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, तो वो वाले में सारी सर्विसेज और ये सब भी सिमिलरिटीज़ रहती हैं। तो आपको समझ आया कि सिमिलरिटीज़ क्या क्या रहती हैं, कि प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स, प्राइस और रेंज लगभग सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग चैनल, टेक्निकल अप्रोचेज एंड सर्विस टेक्निकल असिस्टेंस टू द बायर्स, तो ये सारी सिमिलरिटीज़ रहती हैं जब आप एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप की बात करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग। अभी हम लोग पढ़ के आए कि स्ट्रैटेजिक ग्रुप क्या होता है, वही क्लस्टर में रख लेते हैं बहुत सारी फॉर्म्स को जो कि सेम सिमिलरिटीज़ होती हैं जिनके अंदर। नाउ मीनिंग क्या हो गया इसका, स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग का, कि हम लोग एक एनालिटिकल टूल है जो कि इवेल्युएट करता है मार्केट पोजीशन ऑफ द कॉम्पिटिटर इन एन इंडस्ट्री। वही है कि आप मार्केट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं,
बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं। इस पर्टिकुलर किसी कंपनी की क्या पोजीशन है वो हम लोगों को स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग से पता लगता है। बाय कंपेयरिंग द मार्केट पोजीशन ऑफ ईच फर्म सेपरेटली, ग्रुपिंग देम इनटू लाइक पोजीशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले देखो इसमें सब क्या है, पहले तो हम उन्हें सेपरेटली देखेंगे, देन हम उन्हें वापस से किसी ग्रुप में डालेंगे, तब हमें सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। तो इसका प्रोसीजर देखते हैं। तो सबसे पहले प्रोसीजर आता है कि आप लोगों को करना क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशियल फर्म इन द इंडस्ट्री। अभी तक आपने वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जो उनमें सिमिलरिटी थी, तो अब आप वो देखो जो उनमें अलग है, डिफ्रेंशिएट करता है उन सभी इंडस्ट्री को, उन सभी कंपनीज को आपस में। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि डिफरेंट क्या क्वालिटीज़ हैं या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट द फर्म्स इन एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री के अंदर A, B, C, D 3-4 फर्म्स हैं, तो ये एक इंडस्ट्री में है, तो प्रोडक्ट लाइन वगैरह जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी वो सारी तो सेम होंगी, बट कुछ तो डिफरेंस होगा, तभी तो ये अलग अलग कंपनीज हैं। तो वो जो डिफरेंस है पहले तो वो चेक करो। उसके बाद उन फर्म्स को एक वेरिएबल मैप पे रखो, एक अलग अलग पोजीशन दो, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे। ठीक है, उसके बाद उन्हें क्लासीफाई करो। देखो जो सेम है उनको एक ग्रुप में डाल दो, जो थोड़ी सिमिलर थी उसको तो एक ग्रुप में डाल दिया, जो अलग हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, कर लिया। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, रिवेन्यूज़ के अकॉर्डिंग उन पे सर्कल बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उसे पूरा समझ आएगा। देखो सबसे पहले क्या किया, हमारे पास 4 कंपनी थी, A, B, C, D, हमारे पास 4 कंपनी थी। ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि A और C में सिमिलरिटीज़ हैं और B और D में, तो हम लोगों ने इसे ग्रुप कर दिया। A और C का एक साथ ग्रुप बन गया एंड B एंड D में एक साथ ग्रुप बन गया। ठीक है, पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके बाद मैंने ये इनको एक पोजीशन दे दी। उसके बाद जब मैंने देखा ये दोनों सेम है तो मैंने इसका एक ग्रुप बना दिया, ये दोनों डिफरेंट से थे, मैंने इनका एक साथ ग्रुप बना दिया। अब मैं क्या देखूंगी कि हमारा जो इंडस्ट्री है पूरा, मतलब पूरा इसका जो टोटल रिवेन्यू बनता है वो 100 करोड़ का बनता है, क्या 1000 करोड़ का बनता है। ठीक है, 1000 करोड़ का बनता है। ओके, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसका देखना है कि A और C मिलकर कितना कितना देते हैं। A और C मिलकर दे रहे हैं 400 करोड़। ठीक है, और जो B एंड D दे रहे हैं वो मिलकर दे रहे हैं 600 करोड़। तो जब हम लोग मार्केट का देखेंगे कि A एंड C एंड B एंड D, तो यहाँ पर मैं एक बिगर सर्कल बनाऊंगी, यहाँ पे मैं एक छोटा सर्कल बनाऊंगी। एंड ये अगर मैं मार्केट शेयर का देखूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डेंट ये चीज़ करनी है। ये देखो हम पढ़ के देखते हैं, उससे आपको पूरा समझ आएगा। देखो ये रहा, सबसे पहले तो आया आइडेंटिफाई कॉम्पिटिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद प्लॉट करना, उसके बाद क्लासीफाई करना, उसके बाद ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच स्ट्रैटेजिक ग्रुप मेकिंग द सर्कल्स प्रोपोर्शनली टू द साइज ऑफ द ग्रुप्स रिस्पेक्टिव टू द टोटल इंडस्ट्री सेल्स रेवेन्यू। तो प्रोपोर्शनेटली वो ज़्यादा था, बड़ा था, तो हमने उस पर बड़ा सर्कल बनाया, अदरवाइज दूसरे पे छोटा सर्कल बनेगा। समझे प्रोपोर्शनली का मतलब। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसमें थोड़ा सा कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद आता है की सक्सेस फैक्टर फॉर कॉम्पिटिटिव सक्सेस। सी कॉम्पिटिटिव सक्सेस के लिए की सक्सेस फैक्टर, मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको कि आपका है ना सक्सेस के लिए आपके पास मंत्र था फॉर्मूला ए के अंदर 5 चीज़ें कंसिस्ट होती हैं, 5 एलिमेंट्स कंसिस्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप ये पांचों मान लेते हो तो मतलब फॉर्मूला ए सक्सेसफुल, आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर देखो फॉर्मूला ए तब सक्सेसफुल होगा जब आपने 5 पॉइंट माने होंगे। अगर 5 पॉइंट में से एक भी पॉइंट रह गया तो फॉर्मूला ए सक्सेसफुल नहीं होगा और आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये चीज़ मैंने क्यों समझाई, क्योंकि यहाँ है वो 5 पॉइंट। देखो ये रहे वो 5 पॉइंट, यहाँ पे देखो दीज आर दोज पॉइंट्स दैट मोस्ट अफेक्ट इंडस्ट्री मेंबर्स एबिलिटी टू प्रॉस्पर इन द मार्केट्स प्लेस। इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉइंट्स हैं ये वाले जो कि हमारे इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर ये 5 पॉइंट नहीं माने गए ना, ये है सक्सेस मंत्र आएंगे। ये इसको मैं टोटल को बोलूँ तो ये ए है, ए के ये 5 पॉइंट हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं माना है ना तो आप टॉप मोस्ट जो आपने एक पोजीशन होल्ड कर रखी होगी वो नहीं होगा और आप नीचे आ जाओगे या आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं ये 5 पॉइंट क्या हैं। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट देखते हैं। तो देखो सबसे पहले पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स इन द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग। तो आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होनी चाहिए।
प्रोडक्शन, मार्केटिंग को लेकर जितनी भी स्ट्रैटेजीज है, आपकी बेस्ट स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए। अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है तो आप मार्केट में वैसे भी एग्जिस्ट नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक मार्केट में होल्ड नहीं कर पाओगे। रिसोर्सेज, इसका मतलब आपको अगर जहाँ से रॉ मटेरियल मिल रहा है आपको पता होना चाहिए ढंग का मिल रहा है, अच्छा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, जितना चाहिए उतना मिल रहा है। क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। कोर कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़, ठीक है, आपको खुद की स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं अच्छा सा परफॉर्म कर सकता हूँ या वहाँ पे मैं अच्छा सा परफॉर्म कर सकता हूँ, ये मेरी वीकनेस है। और साथ ही साथ में आपको कॉम्पिटिटिव एबिलिटीज़ भी पता होनी चाहिए, उनका भी कंपटीशन पे भी ध्यान रखो और खुद पे भी ध्यान रखो, बेसिक बात ये। उसके बाद फेवरेबल बिजनेस आउटकम, अगर फेवरेबल बिजनेस आउटकम नहीं होंगे, मतलब अनफेवरेबल हैं, आप लॉस में जा रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली होल्ड ज़्यादा देर तक थोड़ा ना कर पाओगे मार्केट में। तो यही पाँचों पॉइंट है। अगर ये पाँचों पॉइंट अगर आपके सिचुएशन, आपने ये पाँचों पॉइंट अगर ये पार कर लिया ना, ये वाले पाँचों पॉइंट, तब इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड अब आप अपने बिजनेस को होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, तो पाँचों पॉइंट क्या थे? स्ट्रैटेजी का, प्रोडक्ट, रिसोर्सेज, कोर कॉम्पिटेंसीज एंड फेवरेबल बिजनेस आउटकम्स। आई होप आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लेन द स्वॉट एनालिसिस। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि स्वॉट क्या होता है, बट सिग्निफिकेंस क्या, मतलब सिग्निफिकेंस, हम स्वॉट एनालिसिस करते क्यों है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब क्या ये इतना हेल्पफुल रहता है, वो चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है। स्वॉट का मतलब आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। ठीक है, तो अब इसकी provides a logical framework that helps in the generation of alternative strategies and the selection of the best strategies. फॉर एग्जाम्पल, स्वॉट का मतलब क्या था? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। आपने स्ट्रेंथ को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, वीकनेस को देख के स्ट्रैटेजी बनाई, अपॉर्चुनिटी को देख के स्ट्रैटेजीज बनाई, थ्रेट को देख के स्ट्रैटेजीज बनाई। आपके पास 4 से 5 स्ट्रैटेजीज तैयार हो गई। ठीक है, अब आप लास्ट में देखोगे कि ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे कि मैं ये सारे के सारे एक्सपेक्ट्स भी कवर कर लूँगा और वो मेरे बिजनेस के लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा। तो वो चीज़ आपको पता कब लगती है? जब आप स्वॉट एनालिसिस करते हो। स्वॉट एनालिसिस आपसे आप ये सारे एक्सपेक्ट कवर करते हो एंड देन आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पॉइंट आता है हेल्प्स इन कंपेयरिंग एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज थ्रेट्स विद द इंटरनल अपॉर्चुनिटीज थ्रेट। सी, यहाँ पे 2 टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, और दोनों ही इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट कर सकता है। वो हमें एक बेटर पोजीशन भी दे सकता है और एक हमें लोअर पोजीशन भी दे सकता है। तो जो हमारा स्वॉट एनालिसिस है, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को हमारे इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स से। उसके बाद आता है हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेटजीज दैट मैच विद द कंपनीज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सी, हम लोगों ने स्ट्रेंथ चेक किया, हम लोगों ने वीकनेस चेक किया, तो जब हमने स्ट्रेंथ चेक की, हमने वीकनेस चेक की, तो हमें पता लग गया कि ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमने वीकनेस है। तो अब जब हम स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, सी हम लोगों ने बोला ना कंपेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें जब देख दाख के करी है, तो लास्ट में जब हम लोग स्ट्रैटेजीज बना चुके हैं, तो हम वो हेल्प करती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कंपनी के रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज से सारी की सारी स्ट्रैटेजी मैच करती हैं या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा था सिग्निफिकेंस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, कि हमें एक लॉजिकल फ्रेमवर्क देता है और हम लोगों को बेस्ट ऑल्टरनेटिव पता लग जाता है स्ट्रैटेजीज़ का, हमें कंपेयर कर सकते हैं एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और इंटरनल अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स को, और हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज़ जो कि हेल्प कर दैट मैच विद द कंपनीज रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, ये वाला टॉपिक इस वीडियो का लास्ट होगा, उसके बाद हम दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय स्वॉट एनालिसिस। ये हम लोगों ने इसका सिग्निफिकेंस पढ़ के आ गए हैं, अब हम इसका मीनिंग जानेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दूं, ये जितनी भी चीज़ें लिखी हैं ये बस इनके मीनिंग लिखे हुए हैं। ठीक है, जब आपको पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। दूसरी चीज़, इसको याद करने का अगर आप मान लो भूल जाते हो तो एक ट्रिक छोटी सी है, जैसे स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का अगर आप याद रख लेते हो स्ट्रेंथ क्या होता है, तो स्ट्रेंथ का अपोजिट ही है ना वीकनेस। अपॉर्चुनिटी याद रख लेते हो तो अपॉर्चुनिटी का अपोजिट ही तो है थ्रेट। तो आपको अगर एक एक चीज़ भी याद हो जाता है तो आपको दूसरी चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं फिर। स्ट्रेंथ का मतलब क्या है? एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है फर्म की टू गेन द स्ट्रैटेजिक ओवर कॉम्पिटिटिव
मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए कोई स्ट्रैटेजी जो बनाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंथ। अगर मैं बोलूँ ये इनहेरेंट कैपेबिलिटी है तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन हो जाएगी, जो कि रोकती है किसी भी स्ट्रैटेजी को, मतलब फेल करने वाली चीज़ होती है वीकनेस। एंड इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट ऑफ द फर्म विच क्रिएट स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज टू इट, ये एक तरीके से स्ट्रैटेजीज को डिसएडवांटेज की तरह प्रूव कर देती है। तो ये एडवांटेज है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, तो ये कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज हो गई। ये एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है तो ये इनहेरेंट लिमिटेशन हो गई। समझा? अपोजिट अपोजिट होता है। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, थ्रेट पढ़ लो। एक अनफेयर कंडीशन है फर्म के इन्वायरमेंट के लिए, जो कि रिस्क पैदा कर देता है, रिस्क बना देता है और डैमेज करता है फर्म की पोजीशन को, तो ये हमारे लिए थ्रेट है। तो इसी का ही बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, कि ये एक फेवरेबल कंडीशन है फर्म के इन्वायरमेंट के लिए, जो कि एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, एक अच्छी बेटर पोजीशन देती है। तो जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो अपॉर्चुनिटी होगी, जो डैमेज करती है वो थ्रेट हो गया, जो फेवरेबल कंडीशन है वो अपॉर्चुनिटी होगी, जो अनफेवरेबल कंडीशन है वो थ्रेट हो गया। समझ आया? ये वैसे आता नहीं है इसका मीनिंग का, बट ये आप समझ लो, कहीं पे भी कुछ पॉइंट लिखना हो तो इनसे आप पॉइंट बना सकते हो। जब आपको मतलब समझ आता है ना, तब आप पॉइंट बना सकते हो, तो इसके लिए आप उसको याद रख सकते हो। एक मैट्रिक्स का और कर लेते हैं, देन हम मूव टू द नेक्स्ट वीडियो एक्चुअली। ठीक है, एक मैट्रिक्स और देख लेते हैं। सी, ये मैट्रिक्स का सबसे पहले तो आप ये समझो, इसका नाम टॉस मैट्रिक, SWOT, ठीक है, TOWS, टॉस मैट्रिक। तो इसी का ही उल्टा किया हुआ है। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम बॉक्स बनाकर चीज़ें जब ये देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। तो आपको समझ आया टॉस मैट्रिक्स का। देखो, एक और चीज़ आप इसको लर्न कर सकते हो, क्या देखकर, देखो स्वॉट है, ठीक है, स्वॉट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये पॉजिटिव चीज़ है हमारे बिजनेस के लिए। स्ट्रेंथ पॉजिटिव चीज़ है, मतलब ये हमारे बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकती है। अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव चीज़ है, ये हमारे बिजनेस को मैक्सिमम लेवल पे ले जा सकती है। चलो, वीकनेस, वीकनेस क्या है, एक नेगेटिव चीज़ है जो हमारे बिजनेस को मिनिमम एक उस पर ला सकती है। थ्रेट नेगेटिव चीज़ है, इसको मिनिमम पे ला सकती है। मतलब जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमारे लिए मैक्सिमम होती है, और जो नेगेटिव चीज़ें वो हमारे लिए नेगेटिव होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको याद हो गया तो आपको मैट्रिक्स करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। देखिए, आपने एक साइड पे क्या लिख लिया, स्ट्रेंथ लिख लिया, एक साइड पे वीकनेस लिख लिया, एक साइड पे अपॉर्चुनिटी लिख लिया, एक साइड पे थ्रेट लिख लिया। ओके, जब आप स्ट्रेंथ क्या था, पॉजिटिव था, अपॉर्चुनिटी क्या था, पॉजिटिव था, वीकनेस क्या था, माइनस नेगेटिव था, थ्रेट क्या था, नेगेटिव था। जब आप पॉजिटिव पे हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले हो, आपके पास स्ट्रेंथ भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, आप मैक्स सिचुएशन पे हो, तब आप क्या कर सकते हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक्सपेंशन का सोचना है। यार, आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, तो बढ़ाओ ना अपना बिजनेस, किसकी इंतज़ार कर रहे हो। तो टू कैपिटलाइज और बिल्ड अपॉन एग्जिस्टिंग एमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द अवेलेबल स्ट्रेंथ। ठीक है, जब आप मैक्स सिचुएशन पे हो, मतलब कि आपके पास स्ट्रेंथ भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी है, बढ़ाते जाओ अपना बिजनेस। अब बात आती है, आपके पास स्ट्रेंथ तो है लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, थ्रेट है। मतलब सबसे पहले हम लोग ये वाली साइड देखते हैं, स्ट्रेंथ मतलब मैक्सिमम है और थ्रेट मतलब मिनिमम है। ठीक है, तो इस टाइम पे आप लोगों को क्या देखना है कि टू मिनिमाइज एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग थ्रेट। अभी हम लोगों को सिर्फ थ्रेट कम करने हैं, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास हम एक अच्छी पोजीशन होल्ड करे बैठे हैं, लेकिन हमारा जो थ्रेट है वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो हमें बस उस अफेक्ट से बचना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसमें हमें एक्सपेंशन कर रहे थे, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस जो थ्रेट आने वाले हैं ना उससे बचने के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है वीकनेस, मतलब माइनस और प्लस, मतलब वीकनेस प्लस अपॉर्चुनिटी। आप वीक पोजीशन पे हो लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो इसमें, टू ओवरकम ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस इफ एग्जिस्टिंग, टू एक्सप्लोर इट और यूटिलाइज इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़। हम लोगों को अपनी वीकनेस को ख़त्म करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको बहुत तमीज़ से, बहुत ध्यान से उसे यूज़ करना होगा। अगर आप ध्यान से नहीं करोगे, आप वैसे ही वीक पोजीशन पे हो, आप सब कुछ गंवा दोगे। आपको बड़े ध्यान से उस अपॉर्चुनिटी को, एकदम मौके पे चौका वाली चीज़ है वो मारकर अपनी ये वीकनेस को ओवरकम करना होगा।
ठीक है। उसके बाद आता है मिन सिचुएशन, मिनिमम सिचुएशन। देखो वीकनेस भी है और थ्रेट भी है, इसका मतलब आप डूबे हुए हो, आपका कुछ नहीं हो सकता। टू मिनिमाइज और ओवरकम वीकनेस, टू कवर विद एग्जिस्टिंग इमर्जिंग थ्रेट्स एट द फार एज पॉसिबल, मतलब जितना हो सके आप उस सिचुएशन से बचने की कोशिश करो, उस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश करो। इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप लोअर पोजीशन पे हो, आप वीक भी हो और आपके पास थ्रेट भी है, तो इससे लोअर पोजीशन होगी भी क्या। ठीक है, आपको समझ आया मैट्रिक्स करने का तरीका। स्ट्रेंथ, वीक, अपॉर्चुनिटी, मैक्स सिचुएशन होगी, एक्सपेंशन करो। स्ट्रेंथ, थ्रेट, कुछ मत करो, अपने बस थ्रेट्स को कम करने की कोशिश करो। वीकनेस, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब है कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर अपनी वीकनेस को दूर करो। वीकनेस एंड थ्रेट मतलब बहुत बुरी कंडीशन में हो, अपने आप को सुधार लो, वरना बिजनेस बंद करने की भी नौबत पड़ सकती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया, आगे हम लोग बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेंगे।